अस्सलामुअलैकुम। माली साल 2024-25 का बजट अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में और ओवर द वीकेंड ये बजट पेश कर दिया जाएगा। बात यह है कि हुकूमत नई है, लेकिन बजट साजी के हवाले से क्योंकि पिछली जब पीडीएम में यही हुकूमत पीडीएम में थी, तब इन्होंने मौजूदा साल यानी माली साल 2023-24 का बजट पेश किया था और अब फुल फ्लैज गवर्नमेंट आ गई है, ये उसी बजट को कंटिन्यू करेगी। तो ये इस हुकूमत का पहला बजट किस तरह का साबित होगा और इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि हम इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं और आईएमएफ के हवाले से खुद वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जनाब नाक से लकीरें खिंचवा दी हैं आईएमएफ ने, इतना मुश्किल हो गया है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को संभालना। इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात और आईबीए के सरबराह जनाब डॉक्टर अकबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहिब ने भी, जो कि माहिर माशियात हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले नाज़रीन ज़रा आपसे हम शेयर करें कुछ जो जीडीपी ग्रोथ के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जो ग्रोथ के फिगर्स हैं, हमेशा पाकिस्तान में पॉलिटिकली इसको बड़ा उछाला जाता है कि कोई कहता है कि जनाब हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे और उसको हमें रोक दिया गया, और जीडीपी ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की पिछले चंद सालों में क्या रही, ज़रा पहले इसके ऊपर नज़र डालते हैं। माली साल 2018 में 5.79% ग्रोथ थी। देन उसके बाद FY29 2019 में हमने देखा कि बहुत ही स्टीप डिक्लाइन आया और हमारी ग्रोथ जो है 1.91%। देन उसके अगले साल 2020 में, इस बीच में यकीनन कोरोना जो है वो भी पूरा रिफ्लेक्ट हुआ और 2020 में हमने देखा कि हम नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, 0.9% नेगेटिव ग्रोथ। देन उसके बाद रिकवरी का साल था 2021 का, 5.7% जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान ने शो की और अगले माली साल यानी लास्ट ईयर जो है वो 6% की ग्रोथ देखी गई। इस ग्रोथ के साथ अब ज़ाहिर के इश्यूज फिर वहीं पर आ जाते हैं कि जब भी हम अपनी ग्रोथ स्टोरी की तरफ जाते हैं, उसके बाद हमको अपनी जो है इंपोर्ट्स को खोलना पड़ता है और इंपोर्ट खोलने के साथ साथ एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में खड़ा हो जाता है और फिर हम अल्टीमेटली जाते हैं आईएमएफ की तरफ, और फिर जब आईएमएफ की जो शराइत आती हैं वो इंतहाई सख्त होती हैं। तो पाकिस्तान का आज का एक पाकिस्तानी जो है वो किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो महंगाई और बेरोज़गारी से है। महंगाई के हवाले से मैं बात करूं, इन्फ्लेशन नंबर्स के हवाले से मैं बात करूं तो आपके सामने रखूंगा माली साल 2018 में जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे पाकिस्तान के 4.69% इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोथ नंबर में थी। देन उसके बाद अगले साल 6.8%, फिर महंगाई मजीद आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ना शुरू हुई और 10.6% FY20 में। देन हमने कुछ रिलैक्स भी देखा, 2021 में 8.9% जो है वो इन्फ्लेशन था पाकिस्तान का, और उसके बाद 2022 में जो फिस्कल ईयर 2022 का वो 11.7% CPI इन्फ्लेशन का था। लेकिन उसके बाद अब इस साल हमने 23-24% तक इन्फ्लेशन देख चुके हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता गिरावट जरूर आ रही है। इन दोनों चीज़ों को मैं ज़रा डिस्कस करूंगा। डॉक्टर अकबर जैदी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जब हम जाते हैं तो आईएमएफ कहता है कि आप ग्रोथ स्टोरी को साइड में रखें और बात करें स्टेबिलिटी की। तो ये स्टेबिलिटी जो है ये और कितनी सख्ती दिखाएगी पाकिस्तान में आवाम के लिए? स्टेबिलिटी का मकसद ही होता है कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें और जो आपके मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, उस तरफ चीज़ों को समेटें बुनियादी तौर पे, और बिल्कुल ग्रोथ को बिल्कुल छोड़ दें। यानी आप ग्रोथ सैक्रिफाइस करते हैं और स्टेबिलिटी ऑस्टेरिटी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये कब तक ऑस्टेरिटी, कब तक स्टेबिलिटी, सो कॉल्ड स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है इंपोर्ट्स पे कुछ पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन और अपने ख़ास तौर पे अपने वसाइल जो हैं रिसोर्सेज, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ 4-5 बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसमें और भी प्राइवेटाइजेशन और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ ऑस्टेरिटी हुई है, सख्ती है। ऑस्टेरिटी को अगर हम उर्दू में कहें तो सख्ती होगा, किफ़ायत शारी से ज़्यादा। अच्छा, मेरा ख्याल है जी, सख्ती से किफ़ायत शारी, बिल्कुल, चले आप ऐसा कह लें।
लेकिन वो कहते हैं कि बिल्कुल आप आगे का ना सोचें, अपनी मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, तो उसको रोकने की कोशिश करें, संभाला दें एक तरह से। तो जब संभाला देने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके आगे बढ़ने के पूरे असरात जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ठीक। ये बुनियादी तौर पे IMF के एक प्रोग्राम का एक बहुत बुनियादी हिस्सा होता है। ठीक। खाकान साहब, ये फरमाइएगा, जब हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं तो ऑस्टेरिटी कभी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में पाकिस्तान में दिखाई गई? आपकी वजारतें इस वक्त बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनको मर्ज कर देना चाहिए, एडिशनल हैं, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो सबको नवाजना पड़ता है। तो असल ऑस्टेरिटी तो हुकूमत के अंदर ऐवान से, वजारतों से आनी चाहिए ना, आवाम से किफ़ायत शुमारी की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट के तनाजुल में ये चीज़ बड़ी अहम है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा बात पाकिस्तान में ऑन द टैक्स रिफॉर्म साइड पे होती है। ऑस्टेरिटी या जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स हैं, असल बात जो है वो ऑस्टेरिटी से बढ़ के ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो एक्सपेंडिचर साइड है, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बात है इस वक्त वो पेंशन्स हैं, रनिंग ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट है, जो सब्जेक्ट्स वफाक के नहीं हैं चलाने के, उसको किस तरह हैंडल करना है, पाकिस्तान का जो डेट है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, उसकी रीप्रोफाइलिंग किस तरह हो सकती है सो दैट आपको जो इमीडिएट पेमेंट्स हैं उसमें कोई रिलीफ मिल सके। दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान को अपनी पेमेंट्स नहीं करनी, बट उसकी जो प्रिंसिपल की रिलीफ है वो खातिर खा मिल सकती है अगर हम जाकर उसको देखें। फिर इसी तरह हमारा एक सब्सिडी का काम है, इनकम सपोर्ट या बेस्ट कहें, एहसास कहें, उसमें ले जाएं और 1000 अरब की जो हम इस वक्त सब्सिडी दे रहे हैं, जिसमें जनरल सब्सिडी भी बहुत है, फर्टिलाइजर को दी ताकि किसान तक पहुंचे, बिजली में दी, वो बहुत जगह चली गई, उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। और फिर बजट का जो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है एक्सपेंडिचर साइड की, डेवलपमेंट साइड का, जिसका मतलब है कि PSDP के वो प्रोजेक्ट्स जो वफाक के हैं वो ही रहें, और जो एक बहुत बड़ा थ्रो फॉरवर्ड है जिसका मतलब ये है, मेरे ख्याल है शायद 1700 प्रोजेक्ट्स हैं, 16 साल की कंप्लीशन है, उसको कैसे आप कट डाउन करके इमीडिएट बेनिफिट के लिए वो प्रोजेक्ट्स जो 40% या 50% आप अपनी मौजूद कट लगा सकते हैं और बाकियों को बंद कर दीजिए, जिन पे 10-20% लग भी गया उनको छोड़िए, इनको कंप्लीट कीजिए। सो ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है जिसको आप वाकई ऑस्टेरिटी कहते हैं। इसके साथ डीपर जाना है तो आपको जो पे एंड पेंशन रिफॉर्म है, जिसमें मोनेटाइजेशन सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, ना सिर्फ तनख्वाह की बल्कि पेंशन्स की, वो भी आपको करनी चाहिए। फिर हम बहुत सी टैक्स एक्सपेंडिचर्स देते हैं, इसका मतलब ये है कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस टू द सेक्टर्स जो हम विड्रॉ कर सकते हैं। ये IMF सब कुछ नहीं कह रहा, मैं फिर कहता हूँ बहुत सा कुछ हम कह रहे हैं। 2240 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस का फिगर FBR की एक किताब छपती है उसमें लिखा हुआ है, ये मेरे FBR के दोस्त ही कह रहे हैं, IMF नहीं कह रहा। और फिर सबसे बढ़ के अगर ये सब कुछ आप दिखा सकते हैं बजट में, जो कि मुश्किल होगा, कि आप NFC पे कैसे गुफ्तगू करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सूबों का शेयर कम करने जा रहे हैं, पर NFC में इसके अलावा भी बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। तो दिस इज द रियल ऑस्टेरिटी वर्क जो पाकिस्तान को कतई नजर के IMF के साथ प्रोग्राम एंगेजमेंट कैसी होती है और उस पर भी बात की जा सकती है, आपने करना है। और बजट, जैसे आपने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका आया है। याद रखिए कि 7.5-8% का तवातर से खसारा कर रही है इस वक्त हमारी फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क में हमारी फेडरल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल अनटेनेबल पोजीशन है। और फिर ऑफ कोर्स ये बजट IMF के साथ आपको एक जेनेरिक जो बातें हैं वो भी तय करके और स्पेसिफिक्स भी तय करके लाना है। फिर एक हुकूमत है, नई आई है, उसको ऑफ कोर्स एक मार्क बनाना है कि अगले 4 साल सेटअप करेगी वो इस बजट से कि वो किस तरह ये हुकूमत को चलाएगी। मैंने तो बड़ी कलीदी गुफ्तगू आपके सामने रख दी है कि फंडामेंटल ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड पाकिस्तान में एक्सपेंडिचर की गुफ्तगू ही कोई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि इससे डीपर रिफॉर्म करना है तो SOEs को हम गारंटीज खड़ी करते हैं, हम उनमें इक्विटी डालते हैं, हम उनकी डेट फाइनेंसिंग कराते हैं। इन तीनों चीजों से निकलने की कोशिश कीजिए। अच्छा, कैसे निकला जाएगा? एक ब्रेक की कॉल है, एक ब्रेक की कॉल है और अकबर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी मौजूद हैं।
किस तरीके से वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे बाहर निकले इन ट्रू सेंस, जो ऑस्टेरिटी की हम बात कर रहे हैं वो कैसी होगी, इसके ऊपर बात जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अकबर, अभी बात हो रही थी कि आईएमएफ, क्योंकि एक इम्प्रेशन है ना, आईएमएफ ने ये कहा तो आईएमएफ का ये काम पूरा करना है और उन्होंने बड़ी सख्तियां की हुई हैं। बात सारी ये है कि खाकान नजीब साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने खुद करनी है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अपनी मईशत को अगर दुरुस्त करना है, मईशत को ट्रांसपेरेंट करना है, मईशत को माशी क़िबला दुरुस्त करना है, और आईएमएफ अगर ये कह रहा है तो ये तो उसके कहने से पहले हमें खुद करना चाहिए था। ऑस्टेरिटी हमें करनी चाहिए थी, सब्सिडीज़ हमें जो है वो ख़त्म करना चाहिए थी, और जहाँ जिस सेगमेंट को देनी है उनको देना चाहिए थी। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट डॉक्टर साहब? बिल्कुल, देखें ये तो वाज़ेह हो गया ना कि हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, ना ये हुकूमत, ना इससे पहले वाली, ना उससे पहले वाली, ना उससे पहले वाली। ये हम 24 दफ़ा 23 दफ़ा आईएमएफ के पास गए और चंद दिनों के बाद 24वीं दफ़ा हमारा मुआहदा होगा, यकीनन हो जाएगा, ये तो तय है। तो आप देखें लोग जो हैं वो इस तरह के रिकॉर्ड कायम करते हैं कि वो इमदाद नहीं लेते, उनकी मईशत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। कोरिया, मलेशिया, जो भी, इंडोनेशिया, जो भी ममालिक आप देखना चाहते हैं, ये करीब के आसपास के, बांग्लादेश, और वो इस इमदाद के बग़ैर चलते हैं। हम तो इमदाद लिए जा रहे हैं, मकरूज़ होते जा रहे हैं, तो इसमें और कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर ये आईएमएफ का भी कसूर है, हमारी हुकूमत का, हमारे जो अशराफिया है, जो सिविल जो लीडरशिप है, उनका भी एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल है, बहुत एक क्या कहना चाहिए, मेरा ख्याल है कि एक ये साबित करता है कि नाकामी है, उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि 23 नहीं 24 दफ़ा, और अभी चंद सालों के अंदर 18वां मुआहदा था, अब 24वां हो गया। अब ये कहना कि देखें चंद दिन पहले एक दिन की छुट्टी दे दी गई, और फिर हम कहते हैं हम गरीब हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अचानक पूरे पाकिस्तान में जब वो 28 मई की छुट्टी हो गई, ठीक है, बहुत बड़ा दिन है, सब कुछ है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? बात सारी है ना कि आप एक दिन की प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट निकालें, आप एक रेवेन्यू निकालें पूरे एक दिन का, तो ये जस्टिफाई कहाँ होता है? देखिए शाम के 5 बजे पता चलता है, किसी को पता भी नहीं था, शाम के 4-5 बजे पता चलता है कि अगले दिन छुट्टी होने वाली है, और बिला वजह की लोगों ने बहुत चीज़ें सोची हुई थी, आपका कारोबार चल रहा था, ये कोई रेगुलर नोटिफाइड छुट्टी भी नहीं थी। और ये आपको सबको पता है 28 मई हर साल होता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। आपको 10 दिन पहले भी पता था, उस वक्त भी आप अनाउंस कर सकते थे अगर चाहते। अगरचे मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट इतनी कम हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, इफ़रात ज़र इतना बढ़ गया है, हम इमदाद का तो लफ्ज़ गलत है, कर्ज़े लेने पे मजबूर हो गए, तो फिर हम छुट्टियाँ दिए जा रहे हैं, काम ही नहीं करो, तो ये कैसा मुल्क है, कैसे चलेगा? तो ये आईएमएफ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें कहता है जो हमारी अशराफिया को, जो सिविल और अशराफिया, उसको मालूम है ये हमें इकदाम करने चाहिए, वो लेकिन नहीं कर पा रहे, और उस वजह से आईएमएफ आता है, और आईएमएफ के ज़ोर पे आप कह लें, या आईएमएफ के कंधे पे बैठकर फिर वही करते हैं कि भी चलो ये करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे, आईएमएफ कह रहा है टैक्स बढ़ाओ, जैसे ये कह रहे थे। लेकिन ये जरा मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, खाकान साहब से, कि हर चीज़ जो आईएमएफ के ऊपर डाली जा रही है, यही सेटअप था, यही हुकूमत थी, और पिछले मेरे ख्याल से कोई 1 दिहाई पहले इसी आईएमएफ से, इसी हुकूमत को, आपको याद होगा, 17 वेवर भी मिले, हिस्टोरिकल 17 वेवर मिले हैं। तो आज आईएमएफ इतनी सख्ती कर रहा है, तो ये बताइए कि क्या आईएमएफ प्रोग्राम जो इटसेल्फ कोई पॉलिटिकल ज़्यादा उसमें आप उसकी डायनामिक्स देखते हैं? जो 13-16 का प्रोग्राम है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चूँकि मैं स्कोर टीम का पार्ट था जब ये निगोशिएट भी हमने किया, और फिर दैट इज़ दी ओनली प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी कंप्लीट किया है, वरना पाकिस्तान ने कोई भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब के 24वें में जा रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए, पर हम उसको कंप्लीट भी नहीं करते। सो मैं उनकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो यूँ कहूँगा कि हम अगर कोई उनके प्रोग्राम के रिफॉर्म्स अच्छे भी थे तो हम उसको कंप्लीट भी नहीं करते। 13-16 वाहिद प्रोग्राम था जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया, विद वेवर्स किया, ये बात दुरुस्त है, बट आईएमएफ का प्रोग्राम आज मस्ट है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। पर आईएमएफ का प्रोग्राम क्या होगा ये कतई तौर पे डिसाइडेड नहीं है। ये डिसीजन तो आपने
एक निगोशिएटिंग पाथ अपना जो है वो डिफाइन करके, मेरे ख्याल है आने से पहले करके, उसको ना सिर्फ काबिल जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, इन 3 लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए था। आईएमएफ तो ये काम कर चुका था, उन्होंने 2021 में एक मिशन भेजा, उन्होंने पाकिस्तान की एक टैक्स असेसमेंट की। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हालांकि मैं डायरेक्टली मैंने वो प्रोग्राम का जो डाट है वो देखा भी है। फिर अभी दिसंबर में उन्होंने फिर आपकी एक टैक्स असेसमेंट की, और ये सब चीजें जो अभी हो रही है बात, ये वो कह चुके थे, कर भी चुके थे। आप अगर कोई काउंटर प्रपोजल्स रखना चाहते हैं, एनर्जी पे रखना चाहते हैं, एफबीआर पे रखना चाहते हैं, मैंने कुछ एक्सपेंडिचर के प्रपोजल्स रखे हैं वो रखना चाहते हैं, तो आप रखिए ना, आपको कोई मना कर रहा है? डू दी IMF folks know their country better than Akbar Saab and me? I don't think so. I don't think so at all actually. And this is a person telling you the story जिसने 13-16 का कंप्लीट प्रोग्राम जो है उसको रन करने में पाकिस्तान के लिए एक we were in the core team. So what I'm trying to say is कि अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो किसी पे ना डालिए। अब जरा मैं एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ, इस वक्त 2 पिटिशंस जो हैं ओगरा और नेप्रा के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के 10 जो स्टेट रन मोनोपलीज हैं डिस्कोस, उन्होंने एक पिटिशन दी है नेप्रा को कि बिजली की कीमत 5 से 7 रुपए बढ़ा दीजिए। इसका IMF से क्या ताल्लुक है? मुझे कोई इस मुल्क में बता दे कि व्हाट हैज IMF गॉट टू डू विद दिस। IMF तो तब एंटर होता है, क्या मैं कहूंगा पाकिस्तान को कि जो रेगुलेटर आपका तय कर रहा है आप ये काम ना कीजिए? कतई तौर पे नहीं। मैं भी यही कहूंगा कि एनर्जी एफिशिएंसी लाना तो एक फर्क बात है, पर जो रेगुलेटर से आपने जाके मांगी है उसको कीजिए, वरना तो सर्कुलर डेट पड़ेगा। इसी तरह से 2 स्टेट रन मोनोपलीज हैं पाकिस्तान में, सुई कंपनीज, उन्होंने जाके ओगरा को कहा है कि एक बहुत बड़ा निर्ख जो है तब्दील कर दीजिए गैस का। अब इसका भी IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, बट IMF एंट्री वहां देता है कि आप इसको फिजिकल पे नहीं डाल सकते, आप इसको क्वाज़ी फिजिकल यानी कि फिजिकल से बाहर रख के 2100 अरब का आपने सर्कुलर डेट उसमें बिल्ड किया। तो आप बताइए, अब देखिए ये हैं कबाहतें जो आप इकोनॉमी को खुद ठीक नहीं कर रहे। IMF को यूज कीजिए कि ये टाइम आपको बाय कर दे। ये अंग्रेजी के अखबार में मैंने जब लिखा कि ब्रीदिंग स्पेस सिर्फ आपको IMF दे सकता है। IMF जैसे डॉक्टर साहब ने आगाज में भी कहा, करंट अकाउंट का खसारा कुछ संभल जाएगा, कुछ रिजर्व्स बोरोड मनी से बिल्डअप हो जाएंगे, पर क्या वो आपके डिस्कोस जाके बेच देगा? कतई तौर पे नहीं। क्या वो आपके टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाने में मदद करेगा? उसके पास 3 साल हैं, वो तो कहेगा कि जो GST है वो बढ़ा लीजिए, पर्सनल इनकम टैक्स में तब्दीली कर लीजिए। आप रख दीजिए काउंटर प्रपोजल्स। सो IMF इज अ गुड मैटर ऑफ नेगोशिएशन। आई रियली होप वी कैन नेगोशिएट। जी डॉक्टर साहब, जो इस नहज पे लेके आए और खुद इकदामात नहीं करते, इस्लाहात नहीं करते, तो वो कहते हैं IMF के पास हमें जा रहे हैं, हम मजबूर हो गए। कोई मजबूर नहीं कर रहा। मजबूरी IMF की नहीं है कि वो पाकिस्तान आए, मजबूरी हमारी हुक्मरानों की है कि वो हालात ऐसे पैदा कर दिए। बिल्कुल, और ये IMF ने नहीं किए। मेरे ख्याल है ये बिल्कुल ये गलत नहीं ये तो जाहिर वादे हो जाए। अब हम जब आप सर एनर्जी सेक्टर में जब हम बात करते हैं, वो बड़ा चल रहा था जनाब, वो IPPs जो है उनका सर्कुलर डेट है और वो कैपेसिटी पेमेंट उसका एक बर्डन है, और चूंकि सॉवरेन गारंटी आपने दी हुई है तो आपको लामहला उनको देना है। अब बाद में पता चला ये 68% IPPs जो हैं ये इसी पॉलिटिकल इलीट की हैं, यही अशराफिया की हैं जिनको हमने एक तरीके से खुद सॉवरेन गारंटी दी हुई है। फिर दूसरा, IMF कहता है कि आप टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आएं तो सबसे पहले उसमें आपको टैक्स बेस को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपने टैक्स लगाना है, आपने होलसेल रिटेल का पूरी की पूरी चेन जो है वो पाकिस्तान में टैक्स नेट से बाहर है। IMF अगर इनको कहता है लाने के लिए तो इसमें क्या गलत कहता है? जी डॉक्टर साहब। जी, और मैं रियल एस्टेट भी लेके आऊँगा। आपने 2 शोबे बता दिए। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए ये गलत फहमी है कि IMF को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। IMF जिम्मेदार नहीं है। जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं, जो IMF के पास जाते हैं, वो हमारे हुक्मरान हैं, वो फैसले करते हैं, वही करते हैं। वो जब नहीं कर पाते, उन्होंने कोशिश की थी 3000 रुपये टैक्स लगा देंगे रिटेल पे, वो नहीं कर पाए। मिफ्ता इस्माइल ने की थी। फिर अब इन्होंने कहा है कि सिम बंद कर देंगे। सिम बंद करने से क्या होता है? टैक्स तो हमारे नहीं बढ़ रहे ना इस तरह से, और एक दिन की छुट्टी हो जाएगी तो जाहिर है आप खुद देखें क्या करें। अगर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं जो जिसमें आप कह दें कि काउंटर प्रोडक्टिव के अलावा वो ऐसे फैसले नहीं कर पाते, बड़े फैसले नहीं कर पाते जो उनको करने चाहिए, फिर आप कहेंगे हमें तो जाना पड़ रहा है। कोई नहीं जाना पड़ रहा, खुद फैसला करें, खुद हल ढूंढें। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब और डॉक्टर अकबर जैदी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा।
बैक, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर खाकान सर, आपकी तरफ आऊँगा और बड़े डर के अदब के साथ ये सवाल पूछना पड़ेगा, कहीं किसी लेजिस्लेटर का जो है वो इस्तेकाक मजरूह ना हो जाए। बात सारी है कि जब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की बात होती है तो यही पॉलिटिकल एलीट और जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं ये नहीं लगाने देते। अब ये मुझे बताइए, कौन लगाएगा ये टैक्स रिफॉर्म, कौन करेगा? कि हम सबको, आपको मीडिया में, डॉक्टर साहब को, एकेडमिक, हम पॉलिसी मेकर्स को और पाकिस्तान की कौम को एक चीज़ का तहैया कर लेना चाहिए कि मेरी वेज आ रही है, आपका बिजनेस का पैसा आ रहा है, किसी का एग्रीकल्चर से आ रहा है, अगर किसी की कंसल्टेंसी की मनी है, सारी मनीज जो हैं उनको जो इनकम टैक्स है वो एक रेट पे लगेगा और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये फैसला तो कौम को करना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि आप भी वो बत्ती इस्तेमाल करें जो मैं स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करता हूं, पर मैं एग्रीकल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ना दूं? ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि ये प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा। रिफॉर्म का एक टाइम आ जाता है, देयर इज अ टाइम टू स्ट्राइक इज नाउ, बिकॉज इतने हालात बदतरीज नीचे चले गए हैं कि कौम इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स, पाकिस्तान का एक प्रॉपर कैपिटल गेन्स का टैक्स, क्योंकि आपने वेल्थ टैक्स उड़ाया, कभी भी कैपिटल गेन्स को प्रॉपरली टैक्स नहीं किया किसी भी अरीना में, प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट हो, आप इसको नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की रिटेलर और होलसेलर, ऐसे कैसा हो सकता है कि 32 लाख रिटेलर है इस मुल्क में, इतना बड़ा 5 मिलियन का तो वो है जो हमारे कनेक्शंस हैं और उसमें से 3 मिलियन कमर्शियल कनेक्शंस हैं। सर एक बात तो इसमें और जोड़ें जरा खाकान साहब की, ये जो ताजिर दोस्त नामी एक वॉलंटरली, बल्कि वॉलंटरली तो वो पहले महीने थी, उसके बाद तो जरा डंडा भी उठा रही है सरकार कि इनके रजिस्ट्रेशन की जब बात की गई थी और 1 मिलियन का टारगेट था कि 10 लाख ताजिर जो हैं वो रजिस्टर होंगे, सिर्फ 105 या 110 ताजिर जो है वो रजिस्टर हुए। अल्टीमेट फेलियर सर। सो इसमें मैं कंप्लीट करके फिर मैं इस पे एक कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि ये ना रजिस्टर हो? ये कैसे हो सकता है कि टैक्स गैप जो है वो एग्जिस्ट करता हो वेरियस सेक्टर्स में, और मुझे कई स्टडीज से ये मालूम हो कि ये टैक्स गैप इन सेक्टर्स में है, टैक्स एग्जेम्पशंस मैंने दी हो, टैक्स कंसेशंस मैंने दिए हो, और ये मुझे मालूम है कि ये है। ये सब काम करने का तो वक्त आज है ना, वरना फिर बाहर से पैसे लेके, जैसे हम दोनों कह रहे हैं, आप मुल्क को चलाते रहिए, और तो कोई तरीका नहीं है। इस साल 30 अरब डॉलर का खसारा करेंगे आप अपने फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क में, 30 बिलियन डॉलर्स, 8,000 अरब रुपए से ऊपर का। मुझे बता दीजिए कौन सा मुल्क चल सकता है? अभी क्वाज़ाई फिस्कल खसारे तो साइड पे हैं, वो कौन से हैं? 600 अरब पावर सेक्टर, गैस सेक्टर अलहदा, मतलब 3-4 अरब डॉलर का वहां खसारा होगा, फिर मुल्क कैसे चलेगा? ये बात तो तय है कि अब इससे ये भी सोचना पड़ेगा कि फ्लॉ तो डिज़ाइन में भी है प्रोग्राम्स के। अगर हम ताजिर दोस्त को नहीं इम्प्लीमेंट कर सके सही तरह, तो ये सिर्फ कहते जाना कि जी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, दैट्स वन कॉज, मैं मानता हूँ इस कॉज को, बट उसके डिज़ाइन फ्लॉ में भी तो कोई चीज़ होगी ना। डेटा माइनिंग करने की कैपेसिटी अगर आपकी नहीं है, नादरा का डेटा, बिजली का डेटा, गैस का डेटा, बैंकों का डेटा, तो कुछ अपने आप को भी तो कसूरवार ठहराइए ना। मैंने तो हमेशा कहा है कि जो काम सरकार में हम नहीं कर सकते उसका कसूरवार हम ही हैं। हमने अगर कैरेट एंड स्टिक नहीं क्रिएट की ताजिर दोस्त में, तो फिर ये बात तो अपनी जगह तय हुई ना कि डिज़ाइन फ्लॉ था और इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं एक आखिरी जुमला ये कहूँ, देखिए, कोर इशू पाकिस्तान का इकोनॉमिक गवर्नेंस या कॉम्पिटेंस है। जब तक उसको हल नहीं करेंगे, एक जनरलिस्ट स्ट्रक्चर में मुल्क को चलाना जो है वो शायद मुमकिन नहीं रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, योर कमेंट ऑन दिस। सही कह रहे हैं हकान साहब। इसमें लेकिन मसला ये है कि मुल्क चलाएगा कौन? यही लोग चलाएंगे जो हम लोग हैं। इलेक्ट होके आए हैं लोग, कुछ तब्दीली आई है, कुछ नए लोग आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे नए हैं, मेरे ख्याल है बहुत बड़ा कदम लिया है। अच्छा या बुरा वक्त बताएगा, लेकिन आप देखें कि माजी के मुकाबले में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो नहीं बना, उसकी जगह बिल्कुल आउटसाइडर। अगर वो बनता तो क्या तबाही हो जाती, बिल्कुल। जी हाँ जी, आप डार साहब की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल है बच गए। लेकिन नहीं, डार साहब बच गए या मुल्क बच गया? मुल्क बच गया। अच्छा। अगर वो होते जो जिस तरह वो चला रहे थे, मेरे ख्याल है कि वो उसी वजह से काफ़ी हमें मुश्किलात भी पेश आई थी।
बहरहाल अब ये नहीं कह सकते कि जो औरंगज़ेब साहब हैं ये क्या करेंगे, लेकिन कम से कम एक चीज़ है, जैसे ये डॉक्टर हकान भी कह रहे थे कि कुछ ज़रा सोचा है, फ़र्क तरह से सोचा है कि भाई एक और शख्स को लेके आए, लेकिन चलाने वाले वही हैं, जिनका असर है वो भी वही हैं, IMF भी वही है। और ये जो आपने एक सवाल पूछा था बड़ा दिलचस्प था कि जब 13, 14, 15 में जब ये IMF के साथ मुआहिदा हुआ था तो 17 हमें एग्जम्पशंस मिली थी। उसकी वजह बहुत फ़र्क थी कि वॉर ऑन टेरर चल रही थी, अफगानिस्तान के मसाइल थे, पॉलिटिकली बिल्कुल जियोपॉलिटिकल हालात में हम कहाँ हमारी इंपॉर्टेंस है, जी अब नहीं है। और इस वक्त देखें IMF आमतौर पे सख्ती करता है, अर्जेंटीना पे नहीं करता। अर्जेंटीना और हमारा साथ साथ मुकाबला चल रहा था, उनको शायद 19 या 20 प्रोग्राम मिले, हमें अब 24 हो गए, हम जीत गए और मेरे ख्याल हम और आगे भी जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कहते हैं हमें IMF के करीब ही नहीं जाना, हम कहते हैं हमें IMF के साथ लग के बैठना है सारे वक्त। तो ये मसाइल हैं। तो देखें, अगर ये गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस की जो बात कर रहे थे, बहुत मुमकिन है जो औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर कुछ चीज़ें कह रहे हैं, कुछ बेहतर चीज़ें कह रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें इसी हफ्ते हमें पता चल जाएगा कि उनका बजट क्या कहता है, वो कितनी इस्लाहात ला सकते हैं, कितनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसे कहते हैं, बुनियादी जो गहरी तब्दीली है वो ला सकते हैं। खाकान साहब, अभी जो बात हो रही थी डार साहब के एरा की, और वो क्रेडिट जो है हमेशा लिया जाता है कि डॉलर को उन्होंने रोके रखा, और उसके बाद हमने देखा कि जनाब इसके ऊपर बड़ी जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया, और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जो है वो भी आया। डॉक्टर रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक आए, और मजीद अब कुछ खबरें ये हैं कि $5.5 अरब सेंट्रल बैंक ने ओपन मार्केट इंटर बैंक से जो है वो खरीद के और रिजर्व्स को मेंटेन रखा, और डॉलर तकरीबन 278 के अराउंड उसको स्टेबल रखा गया है। माई पॉइंट इज दिस कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जो है उसके उस रिजीम में रहते हुए सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर रहा है। अब जाहिर है कि ये भी तो देखना है किस तरीके से मैनेज किया है। तो गवर्नेंस की जो बात की, जरा इसके ऊपर कमेंट दीजिएगा सर अपना। देखिए, तो ये है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस में बड़ा जो आजकल क्लियर मॉडल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या ट्रेजरी जो है वो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रो पॉलिसी, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, वो चलाती है। पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी एक बहुत बड़ा बोझ है, और वो मॉनेटरी पॉलिसी पे भी बहुत हावी है। ये याद रखिए कि जब आप 8% का खसारा कर रहे हो और इन्फ्लेशन उस वजह से भी आ रही हो, और सेंट्रल बैंक से सारी बोरोइंग जो है वो जा रही हो, चाहे बैंकों के थ्रू ही जा रही हो, 70%, 80% का बोरोअर गवर्नमेंट बनी हुई है, तो इस बजट में जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये इतनी इंपॉर्टेंस आ गई है कि क्या हमें फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स एंड टैक्स ब्रॉडनिंग दिखाई देगा, तो ये सेटअप बेहतर होता हुआ अगले सालों में दिखाई देगा। अगर नहीं तो मुश्किलात फिर वैसे ही रहेंगी। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, इस पर चूंकि सेंट्रल बैंक जो है इंडिपेंडेंटली या प्रोफेशनली अभी भी उस तरह नहीं चला पाया, बिकॉज ओवरहैंग ना सिर्फ गवर्नमेंट का है बट कि एक एक्सटर्नल ओवरहैंग भी है। मैं तो अब भी समझता हूं कि पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स में निहायत अदब से ये कहता हूं कि अगर कोर इन्फ्लेशन इतनी नीचे आ गई थी तो 22% का रेट मेंटेन करना एक ठीक चीज नहीं थी। कोर इन्फ्लेशन से रिलेट करना ये पहला ही एक रिफॉर्म है जो कि करना चाहिए। फिर जो रुपए की कदर है, रुपया चाहे 200 का हो या 300 का होगा, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए मेरे फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर आज मेरी एक्सपोर्ट $60 अरब की हो, मेरी $30 अरब की रिमिटेंस लग रही हो और $90 अरब मेरे पास यहाँ से आ रहा हो और मेरा फाइनेंशियल अकाउंट भी ठीक हो, तो मुझे रुपया शायद 225 का भी हो जाएगा। पर अगर ये कमजोरियां रहेंगी तो रुपया जो है वो कमजोर रहेगा। दिस इज वेयर वी लार्जली स्टैंड। अभी जो रुपए में जो आपको इस्तेहकाम नजर आया, उसके फैक्टर्स अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना, उसके फैक्टर्स डी डॉलराइजेशन, ये जो एक्सचेंज कंपनीज पे सख्ती हुई, उसके फैक्टर्स IMF के प्रोग्राम में थोड़ा सा फ्लो का इंप्रूव करना, ये सारे फैक्टर्स आए हैं। फंडामेंटली गवर्नेंस के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से देखिए, गुड गवर्नेंस तो बड़ी सादी सी गुफ्तगू है कि अगर मैं एक मिसाल देता हूं, अगर मुझे कहेंगे जी आप पूरे टैक्स के निज़ाम में एक चीज़ बता दीजिए जो आप तब्दील करना चाहते हैं। पिछले 10 साल में, ये मेरे सामने खुला हुआ है डेटा इस वक्त, हमने 15 FPR के चेयरपर्सन तब्दील किए हैं।
इज दैट गुड गवर्नेंस? मैं जिस मुल्क से ट्रेन होके आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, उस मुल्क ने अभी एक अपना ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस का हेड जो है वो 7 साल के लिए दुनिया भर में ढूंढ के अपॉइंट किया है। आपने 10 साल में 15 लोगों को तब्दील किया है, 8 माह का टेन्योर है, यू गॉट द सी स्वीट रॉन्ग। अगर डॉक्टर साहब तो चूँकि बहुत ही बिजनेस माइंडेड इदारा चलाते हैं, सी स्वीट पाकिस्तान का हर इदारे का ठीक कीजिए, देन सिट विद देम एंड से इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, taxation on imports, taxation on the manufacturing, taxation of the provinces, ये सब काम कैसे करना है, and then let the chairperson make खातून हो या मर्द हो, वो अपनी टीम बनाएं और चलाएं। आई थिंक ये हम अभी तक माइंडसेट बना नहीं पा रहे, हम अभी भी इसी में हैं कि शायद कोई शॉर्ट टर्म में 9,200 हो जाए, अगले साल 12,500 हो जाएगा, ये इतना बड़ा टास्क नहीं है। बट कैन आई गेट माई पॉलिसी, कैन आई गेट माई एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली सॉर्टेड, पैसे भी आ जाएंगे, पैसे मौजूद हैं, सबको मालूम है। फिर इसी तरह उसके झैली अदारे हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़ा काम लीडरशिप का होता है वो अपॉइंटमेंट्स होता है। द लीडर शुड बी एबल टू अपॉइंट पीपल हु आर नॉट ओनली ऑन मेरिट बट वो उस काम को डोमेन नॉलेज रखते हो। आपकी गवर्नेंस की प्रॉब्लम ये है कि डोमेन नॉलेज हैज गॉन मिसिंग। जी डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ा मसला है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, द राइट जॉब। देखिए, हमारा जो इक्तिसादी मसला है वो सियासी है, वो इक्तिसादी नहीं है, ये वाजे है। सही। आप जो बातें कर रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं, डॉक्टर खाकान वो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वाजे है कि सबको पता है कि आपने भी जो 4-5 बड़ी बड़ी बातें बता दी, इन्होंने बहुत सारी उसमें मज़ीद डिटेल में गए, ये करने की ज़रूरत है। अगर जो इक़्तिदार में जो हल्का है या जो लोग हैं या जो ग्रुप्स हैं, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये कोई इक़्तिसादी मसला नहीं है, तो ये अपना गुजारा किए जा रहे हैं। लेकिन देखें, बार बार यही बात आ रही है कि पाकिस्तान की मईशत सुकड़ रही है, आबादी बढ़ रही है, मईशत सुकड़ रही है, पर कैपिटा इनकम थोड़ी बहुत बढ़ गई है, लेकिन इतनी हमारी 300 अरब हमारी मईशत होगी, 300 अरब डॉलर हमारी मईशत होगी, लेकिन हमारी आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। बांग्लादेश, लेकिन वो भी जो हमारी जो ऑफिशियल नंबर है वो $350 बिलियन, और जो पैरेलल इकोनॉमी है वो उसके कई गुना ज़्यादा, वो लेकिन सबके पास नहीं आती, उसका तरीक़ेकार अलग होता है। अब आप देखें, बांग्लादेश की आबादी कम हो गई है, उसकी मईशत बेहतर हो रही है, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। तो ये जो बुनियादी, अगर सियासी तौर पर इस मामले को हल नहीं किया जाएगा, इक्तिसादी मसले को, चाहे वो IMF हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो PhDs हों, ये गैर अहम है। यानी कहने का मतलब ये है कि इक्तिसादी मामलात को इक्तिसादी तरीके से उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर देखा जाए, रादर देन कि उनके ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया जाए। सियासी लोगों को इक्तिसादी फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि ये उन्हीं के कंट्रोल में है, और इक्तिसादी जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं कर पाते, वो मशवरे दे सकते हैं। अगर सियासी लोग नहीं समझते, ठीक है, हमारा काम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर जैदी और डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ आज मौजूद रहे। अब देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है बजट किस तरह का लेकर आती है, और इस बजट में जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ तक उसको एड्रेस किया जाता है, क्योंकि सख्त फैसले यकीनन लेने होंगे, लेकिन उन फैसलों का सही होना और दुरुस्त सिमत में होना इंतहाई ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।